बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 डायनामिक्स चैप्टर में नेट कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 9th नई नेशनल बुक फाउंडेशन का। स्टूडेंट्स, हमें नेट फोर्स समझने से पहले ये समझना चाहिए कि फोर्स क्या है। और आई थिंक मैं आपको पिछले लेक्चर में फोर्स के हवाले से बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें भी बता चुका हूँ। फोर्स एक ऐसी एजेंसी होती है, फोर्स जो किसी बॉडी को मूव कराती है या मूव कराने की कोशिश करती है। टेंड्स टू मूव कोशिश करती है। चेंज द डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन को चेंज करती है या डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करती है। स्टॉप करने की कोशिश करती है और टेंड्स टू स्टॉप, या उसको रोकती है, कोशिश करती है कि उसको रोके। ये चीजें हम पढ़कर आए थे और हमने ये भी पढ़ा था कि एक्चुअली जो फोर्स है उसकी यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन। न्यूटन का स्मॉल एन लिखेंगे जब आप पूरी यूनिट डालते हैं, लेकिन आपने अगर उसका कोई एब्रीविएशन में उसका एन होता है और कैपिटल एन होता है। साइंटिस्ट के नाम से जितनी भी यूनिट्स होती हैं स्टूडेंट्स, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखनी चाहिए, लेकिन जब आप किसी एब्रीविएशन से जाहिर करें तो आपने कैपिटल एन डालना है। जैसे पास्कल अगर आप पूरा लिखेंगे यूनिट तो स्मॉल पी डालेंगे, PASCAL, लेकिन अगर पास्कल का पा लिखेंगे तो पी कैपिटल हो जाएगा। बिल्कुल जाउल एक यूनिट है, तो जाउल जब लिखेंगे स्मॉल जे से स्टार्ट होगी, लेकिन जब कोई एक सिंगल जे लिखेंगे तो यू नीड टू हैव कैपिटल जे, आपका जे कैपिटल होना चाहिए। इस तरह जितनी भी यूनिट्स हैं, इवन कूलम एक यूनिट है तो C कैपिटल होना चाहिए, लेकिन अगर पूरी यूनिट लिखेंगे सो यू नीड टू हैव कूलम इन स्मॉल लेटर्स, आपका सारा स्मॉल लेटर्स में कूलम होना चाहिए। स्टूडेंट, ये हमारे पास फोर्स होगी। अब बात यह कि नेट फोर्स क्या होती है। फोर्स तो हमने पढ़ ली, नेट फोर्स क्या होती है। स्टूडेंट ये देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एक गाड़ी है, ये हमारे पास एक व्हीकल है और ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रही है, बल्कि यूं करें चले रेस्ट पर खड़ी है और इस पे बहुत सारी फोर्सेस अमल करती हैं। ये अली ने फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, फोर्स 1। इसी तरह आपकी उमर ने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की। इसी तरह कोई और साहब आ जाते हैं, अम्मार ने फोर्स लगाई 50 न्यूटन की। बहुत सारी फोर्सेस इस पर एक्ट कर रही हैं, लेकिन ऑन द अपोजिट साइड भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक हमारी सनी ने फोर्स लगाई, वो थी 15 न्यूटन की, सनी की फोर्स लगी। लेकिन इसी तरह 20 न्यूटन की फोर्स जो है ये सुनील लगा रहे हैं। सो वी गॉट सो मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल। इस व्हीकल पे बहुत सारी फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब नेट फोर्स क्या चीज होगी? एक्चुअली स्टूडेंट, नेट फोर्स से मुराद होता है कि इफेक्टिव फोर्स। नेट फोर्स हमें बताती है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका मेजर इफेक्ट क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, 20, 50 and 10, इफ यू एड ऑल ऑफ देम दैट्स गोना बी 80 की फोर्स आप लेफ्ट से राइट साइड पे लगा रहे हैं, लेकिन राइट से लेफ्ट साइड पे 35 की फोर्स लग रही है, यानी 80 न्यूटन की इस साइड पे लग रही है और आपकी 35 न्यूटन की अपोजिट साइड पे लग रही है। और एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर 80 यहां से लग रही होती और 80 वहां से लग रही होती तो ये बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती वो 0 होती। क्यों? क्योंकि जितना इफेक्ट हम उस साइड पे बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं, अपोजिट साइड से भी उतना ही इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन अब होगा क्या? आप ये सोचे, कविता का फॉर्म में अगर एक बच्चे को आप खींचते हैं, किसी भी लड़के को खींचते हैं और लड़के पर आप फोर्स लगाते हैं 50 न्यूटन और वो भी 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो उसके अंदर 10 न्यूटन की फोर्स क्रिएट होगी और वो 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आप उसको ड्रैग कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज आपकी फोर्स उसकी फोर्स से 10 न्यूटन ग्रेटर थी।
यहां भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर 80 न्यूटन में से मैं माइनस कर दूं 35 न्यूटन, सो ये बचता है 45 न्यूटन, और रिजल्ट बनता है इस साइड पर, बिकॉज दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस वन। इस 80 में से 35 और 35 इसके तो बैलेंस हो जाएंगे, तो 80 में से 35 निकल गए तो बाकी 45 रहेगा। इसका मतलब है 45 अभी भी उस साइड पर हमारी फोर्स लग रही है। सो हम कहेंगे कि नेट फोर्स जो लग रही है ये 45 न्यूटन की टुवर्ड दैट डायरेक्शन उस साइड पे लग रही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज और भी पढ़ी थी, वो ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें अगर एक साइड पे पॉजिटिव फोर्सेस लग रही हैं, वैसे भी अगर आप इसको मैथमेटिकल स्किल में देखें, इस साइड पे तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और इस साइड पे तमाम वैल्यूज एक्स एक्सिस में नेगेटिव होती हैं। यानी ये वाली फोर्स अगर जो 80 न्यूटन है, सम ऑफ फोर्स जो थी, ये अगर हमारे पास 80 न्यूटन है स्टूडेंट, ये सम का साइन होता है, इसको सिग्मा भी कहते हैं, समेशन भी कहा जाता है। सम यानी तमाम फोर्सेस का टोटल सम 80 न्यूटन है, और ये उस साइड पे जो सम लग रहा है दूसरी साइड से वो 35 न्यूटन है, बट उसको आप लेंगे नेगेटिव, इसको लेंगे पॉजिटिव, बिकॉज ये इस साइड पर है, यानी एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पर है हमारे पास। सो जब आप सारी फोर्सेस को सम ऑफ फोर्सेस करेंगे तो आपको सम ऑफ फोर्सेस 1 और सम ऑफ फोर्सेस 2 भी करनी पड़ेगी। तो आपके पास 80 में जब आप -35 करेंगे, यू कैन गेट 45 न्यूटन। हमारे पास 45 न्यूटन जो है वो नेट फोर्स हो जाएगी, एंड दैट वुड बी इन दैट डायरेक्शन। अगर तो ये साइन नेगेटिव आता सो ये इस डायरेक्शन में होती, ये साइन पॉजिटिव आया क्योंकि पॉजिटिव उस डायरेक्शन का साइन होता है, ये देख ले, तो ये उस डायरेक्शन में होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स की डायरेक्शन जो है ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में है, 45 न्यूटन की। आई होप आप समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, वो ये है कि एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, रस्साकशी, उस जो रोप है उसको एक साइड पे भी 10 बच्चे एक साइड पे ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड 10 people are on the other side and they are dragging that particular rope on the other side. अगर ये सारे बच्चे मिलकर 1000 न्यूटन की फोर्स इस साइड पर लगाते हैं और दूसरे बच्चे उस साइड पर 1200 की लगाते हैं, यानी आप देखें अगर एक रोप इस साइड पर उस पे 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और उसकी अपोजिट साइड पे जो ये फोर्स 1 है, ये सब फोर्सेस का सम है जो 10 बच्चे लगा रहे थे, और इस साइड पे जो फोर्स 2 है उन सब का सम अगर 1200 न्यूटन है, बल्कि यूं करें ये 1200 कर दूं क्योंकि उस मर्तबा मैंने वो वाली ग्रेटर की थी, इस दफा ये ग्रेटर कर लेता हूं, ये 1000 न्यूटन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये रोप अपनी जगह पे खड़ी नहीं रहेगी, ये रोप आपकी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है, नियरली 200 ग्रेटर है। तो हम यूं करेंगे, जब आप फोर्सेस का सम करेंगे तो एक आप फोर्सेस 1 का सम लगाएंगे, एक फोर्सेस 2 का सम लगाएंगे। फोर्सेस 1 का सम चूंकि लेफ्ट साइड पर है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, फोर्सेस 2 का जो है वो उस राइट साइड पर है तो हम उसका 1000 लेंगे। सो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू आर गेटिंग -200 एज अ होल, आपके पास -200 फोर्स आ जाएगी। माइनस किस साइड पर थी? एक्चुअली इस साइड पर थी, ये माइनस है, ये इस साइड पर थी। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन एक्चुअली लेफ्ट साइड पर है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, एंड बिकॉज वी नो दैट ऑल द माइनस फोर्सेस आर टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे होती है। स्टूडेंट, नेट फोर्स हमें क्या बताती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेट फोर्स एक इफेक्टिव फोर्स होती है। नेट फोर्स आपको क्या बताती है? नेट फोर्स बताती है कि क्या आपकी बॉडी बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर तो बॉडी बैलेंस है तो टोटल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। यानी आप यहीं से एग्जांपल लें, अगर फर्ज करें यहां में 2 बच्चे और ऐड कर लेता और मिलकर वो भी 1200 की फोर्स लगा लेते, सो ना आपकी रोप ने उस साइड पे जाना था और ना ही रोप ने इस साइड पे जाना था, तो आपकी फोर्सेस का सम, ये -1200 है, ये +1200 है,
टोटल जीरो हो जाना था। नेट फोर्सेस अगर हमारे पास जीरो हो तो रिजल्टेंट आंसर जो है वो हमारे पास ये शो करता है कि एक्चुअली बॉडी हमारी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एक तवाज़न में खड़ी है। सो नेट फोर्सेस हमें क्या बताती हैं कि कोई बॉडी बैलेंस है, कोई बॉडी अनबैलेंस है, बॉडी किस फॉर्म में खड़ी है या किस डायरेक्शन में जा रही है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम एंड रिजल्टेंट फोर्सेस। ये क्या होती हैं स्टूडेंट? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोर्सेस के टोटल आपका जो इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसको नेट फोर्सेस का नाम भी दिया था। फर्ज करें स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, और इस पर आपके पास टोटल फोर्स जो लग रही है ये 50 न्यूटन की लग रही है, और ऑन द अपोजिट साइड यही फोर्स हमारे पास 40 न्यूटन की लग रही है। चूंकि अगर हम ग्राफ के मेथड से जाएं, इस साइड पे सारी फोर्सेस हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, इस साइड की सारी फोर्सेस हमारे पास नेगेटिव होती हैं। अब ये फोर्स जो इस साइड पर है ये नेगेटिव ली जाएगी, यानी फोर्स 2 इज नेगेटिव -40 और फोर्स 1 इज 50 जो कि पॉजिटिव हमारे पास है। अब स्टूडेंट अगर मैं सम ऑफ फोर्सेस करता हूं इसकी, तो फोर्स 1 हमारे पास 50 है और फोर्स 2 -40 है, तो हमारे पास 10 न्यूटन पॉजिटिव फॉर्म में बचता है। और आप जानते हैं पॉजिटिव एक्चुअली उस डायरेक्शन में और नेगेटिव इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव फोर्स होती है एक्चुअली। हकीकत में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हकीकत में अगर हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करें, दिस कैन बी कॉल्ड नेगेटिव फोर्स। सो अब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या रह जाएगी? रिजल्टेंट फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की रह जाएगी, 10 न्यूटन की फोर्स रिजल्टेंट रह जाएगी और उसकी डायरेक्शन ये होगी। बिल्कुल इसी तरीके से फर्ज करें अगर एक बॉडी हमारे पास ये है, इस साइड पे फोर्स 50 न्यूटन की बार बार 50 नहीं लिखते, 8 न्यूटन की लग रही है, और इस साइड पे भी फोर्स 8 न्यूटन की लग रही है। सो आप दोनों फोर्सेस का जब सम करेंगे तो ये वाली पॉजिटिव फोर्स होगी, ये वाली जो है ये नेगेटिव होगी। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स 0 रह जाएगी। सो हम एक बॉडी ड्रॉ करेंगे और हम किसी भी फोर्स का कोई साइन नहीं लगाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी फोर्स देयर। हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन तब होती जब हमारे पास ये कोई वैल्यू आती। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट अगर एक बॉडी है और उस पे इस साइड पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस साइड पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, आप देख रहे हैं कि इस साइड पे उस साइड की बजाय 8 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। तो मैं एक इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायग्राम यूं बनाऊंगा, इस साइड पे 8 न्यूटन की बनाऊंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। सो व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव टू ड्रॉ द फोर्सेस and when you add them, if it gives you positive answer, that's going to be on the right side. So you have to draw in fact you have to draw an object of that shape and you have to indicate the resultant force in that particular direction. So if two forces are same, means the resultant force is 0. So you shouldn't draw any line because you got the 0 answer. So this is called null vector actually. इसको null vector भी कहते हैं। अच्छा, when you have two forces and one force is higher, like if left side force is 10 Newton and right side force is only 2 Newton, so you have to add them. By adding them, you get 8 Newton. You add them actually because this is called negative force. And this is positive. So when negative and positive are added, so they give you negative answer. So negative means 8 Newton toward this direction. इस तरह आपने इनको ड्रॉ करना है। आई होप आप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ। स्टूडेंट्स, 16वीं सदी बल्कि हम 17th सेंचुरी कहेंगे में एक बड़ा ही महान किस्म का साइंसदान गुजरा था, जिसने अपने लॉज से इस दुनिया को समझ लें तस्खीर करके रख दिया था।
आज भी इस साइंसदान ने के जो लॉज हैं ये बेसिक लेवल पे ना सिर्फ पढ़ाए जाते हैं बल्कि इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, आप समझ लें कि दीज लॉज आर द पिलर्स ऑफ अ हाउस ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के घर का ये पिलर है। आज अगर इन लॉज को गलत साबित कर दिया जाए, जो कि नहीं होंगे, उम्मीद है ऐसा ही होगा, तो ये सारी की सारी आपकी जो फिजिक्स की बिल्डिंग है ये धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी। सबसे पहले तो सैल्यूट टू सर आइजैक न्यूटन, इनका नाम था आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन नाम था, जिनके नाम पर फोर्स की यूनिट भी रखी गई थी। गालिबन 1642 में ये इस दुनिया में आए थे। एडी कहेंगे, एनो डोमिनी एडी, यानी बाद में हज़रत जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, ये नियरली 1642 के बाद ये आए थे इस दुनिया में। और इन्होंने जो कदम रखा और अपने लॉज से इस दुनिया को न सिर्फ तस्खीर कर दिया बल्कि इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट लॉज, जिनमें हम मोशन के लॉज पढ़ेंगे, मोशन के अलावा ग्रेविटेशन का लॉ इन्होंने दिया, बल्कि स्पीड ऑफ साउंड से आप उठाना शुरू करें, आपकी पूरी कैलकुलस इन्होंने लिखी, जिसको हम इंजीनियरिंग में हर जगह पे यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे न्यूटन साहब का एक बड़ा अहम रोल था। लेकिन मोशन के हवाले से उन्होंने 3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉज पेश किए, जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि अपना सारा टाइम इसमें वेस्ट करूं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन के 3 लॉज हमारे पास मौजूद हैं ऑफ मोशन। मोशन के हवाले से न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन ने लॉ दिया था कि इन द एब्सेंस ऑफ अ नेट फोर्स, स्टूडेंट थोड़ी देर पहले आपको नेट फोर्स के हवाले से बताया था कि नेट फोर्स क्या होती है। नेट फोर्स एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स होती है, जिसको इफेक्टिव फोर्स भी कहते हैं। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल स्टे इन रेट इन द रेस्ट, and a body that moves in a constant velocity will move in a constant velocity। अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स का मतलब है कि सम ऑफ फोर्सेस 0 है, यानी फर्ज करें ये बॉडी है, इस पे नेट फोर्स, यानी ये मैं नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस की डायरेक्ट, और ये रेस्ट पे खड़ी है, रेस्ट पर है, रेस्ट की हालत में। सो ये रेस्ट की हालत में ही रहेगी जब तक इस पे नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, कोई ना कोई फोर्स एक्ट नहीं करती किसी भी डायरेक्शन में। नेट फोर्स का नाम लूंगा, फोर्स का नाम ही लूंगा, क्योंकि अगर फोर्स यहाँ 30 लग रही है, यहाँ भी 30 लग रही है, तो इट विल स्टे इन रेस्ट अगेन। नेट फोर्स 0 है हमारे पास, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का 30 और यहाँ माइनस का 30 कंसिडर किया था। और इसी तरह एक बॉडी अगर किसी कॉन्टिन्यूस वेलोसिटी में, या हम यूं के कांस्टेंट वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर मूव कर रही है, सो ये मूव ही करती रहेगी और ये चलती जाएगी जब तक इसको कोई रोकेगा नहीं, नेट फोर्स इस पर एक्ट नहीं करेगी। डियर स्टूडेंट्स, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर हम ये न्यूटन्स लॉ नहीं होते हुए देख रहे होते हैं, एक्चुअली हो रहा होता है, लेकिन हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती। आपने एक बॉल को थ्रो की तो आप देखते हैं कि बॉल थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाती है। सो आप ये कह सकते हैं कि सर व्हाई डज दिस बॉल स्टॉप, ये बॉल स्टॉप क्यों करती है? एक्चुअली तो आपने कहा था कि इट विल स्टे इन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जानी चाहिए, सो ये क्यों रुक गई और ये क्यों? स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जिन पर हमें जो है वो हमें रहना पड़ता है। जैसे अगर हम एक बॉल को थ्रो करेंगे तो हवा की स्पीड उसको रिटार्ड करने की कोशिश करेगी, जब वो एयर में से निकलेगा एयर अपोजिट फोर्स लगाएगी और उसको रिटार्ड करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। और जब बॉल में एक और फोर्स भी लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जब बॉल जमीन पर जाके गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो जमीन के साथ भी फ्रिक्शन लगती है, और फ्रिक्शन की वजह से भी वो बॉल क्या होती है, स्टॉप कर जाती है, क्योंकि
क्योंकि इसमें नेट फोर्स का जीरो होना लाजमी है, यानी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। लेकिन बॉल के थ्रो करने में नेट फोर्स जीरो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, तो अपोजिंग फोर्स। इसी तरह एयर की रिटार्डिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स लग रही है, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। इन तमाम फोर्सेस के एक्ट करने की वजह से बॉल जो है, बॉल को रुकना पड़ जाता है। अगर ऐसा होता कि ये बहुत सारी फोर्सेस एक्ट ना कर रही होती, आप स्पेस में चले जाएं, स्पेस में जाके आप ऐसे ही काम करें। बल्कि मुझे एक बड़ी अच्छी मूवी ग्रेविटी, एक मूवी याद आ गई, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट जब वो ऊपर स्पेस में जाता है तो वो इसी तरह अपने किसी दूसरे एस्ट्रोनॉट साथी से अलग हो जाता है। तो वो चूंकि उस पर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो वो उसी वेलोसिटी से आगे निकल जाता है, बल्कि वो अब वापस नहीं आ सकता, बल्कि वहीं से ही वो सी ऑफ कर देता है उन सबको। यानी अगर स्पेस में आप चले जाएं और स्पेस में जाके कोई भी चीज थ्रो करें, वो उसी डायरेक्शन में जो है वो बॉडी चलती जाएगी। रीजन कि नेट फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रही होती, ना वहाँ एयर होती है, ना ही वो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रही होगी। बल्कि अगर आप एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वहाँ आपकी फ्री फॉल मोशन चल रही होती है। लेकिन बहरहाल वो एक थोड़ा एडवांस लेवल है, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद बताएंगे। हमने क्या पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कि अ बॉडी दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन विल स्टे इन यूनिफॉर्म मोशन, and a body that is in rest will stay in rest until a force acts on it, which is called net force। जब तक net force act नहीं करती, बॉडी अपनी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहती है या रेस्ट पर रहती है। तो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा कि जब नेट फोर्स जीरो होती है हमारे पास, तो बॉडी जो है वो अपनी स्टेट में रहती है, यानी एक्चुअली उसकी वी आई और वी एफ इक्वल रहते हैं, यानी उनकी मूवमेंट में, यानी उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आती। अगर मैं वी एफ को यहाँ ले आऊँ तो ये यहाँ के माइनस होगा, तो यानी इसका मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा को चेंज कहते हैं, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारे पास जीरो रहेगी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो स्टूडेंट आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल वी ओवर टी, अगर याद हो तो। डेल वी जीरो है तो टाइम जो मर्जी हो तो एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो रहता है। सो डोंट फॉरगेट इट, इफ नेट फोर्स इज जीरो, बॉडी विल स्टे इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, and its net force is zero, so its velocity, change in velocity would be zero। velocity can be something, क्योंकि जब इसमें होगा तो velocity होगी, but change in velocity is zero। so like if a body is thrown and body takes the speed of a velocity of 5 meter per second, it will stay in 5 meter per second until or unless any external force acts on it। so if change in velocity is zero, then acceleration would be zero as well। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक बात और स्टूडेंट बताऊं कि न्यूटन्स के लॉ को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, इनर्शिया। वैसे उर्दू में इसको जमूद, आई डोंट नो कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जमूद, इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। बिफोर आई टेक यू टू व्हाट द इनर्शिया इज, मैं आपको थोड़ी सी एक अहम बातें यहां लाजमी बताना चाहूंगा। स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये कार है, छोटी सी कार है, ये कार है हमारे पास, और ये एक बड़ी कार है। आप खुद अपनी एक थिंकिंग से ये सोचें, इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो अपनी स्टेट पे ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकती है? और सबका आंसर होगा कि बड़ी बस। जो बस होगी ये वाली, ग्रेटर मास जिसका भी होगा, इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m है, ये अपनी स्टेट पे ज्यादा देर पे रहने पे मजबूर करती है। आप बड़ी बड़ी हवाएं चल रही हो तो बस जो है ना वो स्टे रहती है। इवन आप बस को धक्का भी लगाएं, पुश करें, सो इट्स नॉट एन इजी जॉब टू जस्ट पुश इट, यू नीड टू हैव सो मेनी पीपल,
So, but here you just need 2 or 3 people and that would be enough to run it. इसको चलाना आसान हो जाएगा हमारे लिए. एक स्मॉल फोर्स से भी इसमें चेंजेस आ जाती है, लेकिन इसमें आपको बहुत ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है. सो हमने पढ़ा कि जितना जितना मास बड़ा होता जाएगा, बॉडी अपनी स्टेट पे ज्यादा देर तक रहेगी. स्टेट का मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है, आप एनालिसिस करें कि एक साइकिल आ रही है आपकी तरफ, एक छोटा सा मैस है आपका, और आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसको रोकते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम यू आर एबल टू जस्ट स्टॉप दैट बाइसिकल इजीली. आप उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं. बट इमेजिन if a car is coming toward you and you are going to stop it, that is not going to be an easy job. That is a marathon job. In fact, marathon तो लफ्ज ही नहीं, आप तो अपने आप को इंजर्ड कर देंगे और आप उस कार को इतनी आसानी से नहीं रोक सकेंगे. अब मैस को बड़ा कर दें, बस आ रही है आपके पास, and you 5 or 6 people are in front of the bus and you are just trying to just stop it. So would that be an easy job to stop it? I would say absolutely not. ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको खड़े होकर रोक सके, क्योंकि उसको रोकने के लिए बहुत ही मैसिव फोर्स चाहिए होगी. सो और बड़ी बॉडी कर लें, ट्रेन कर लें. ट्रेन में एक बहुत बड़ा मैस होता है आपका, और आप ट्रेन को कभी भी नहीं रोक सकते इतनी आसानी से. सो जितनी जितनी बॉडीज का मैस बड़े होते जा रहे हैं, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को कैरी कर रही हैं आराम से, यानी वो अपनी स्टेट पर रहने पर मजबूर हो रही हैं. इवन आप उन पे कुछ फोर्सेस एक्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि उनका इनर्शिया और आगे मोमेंटम मैंने शायद समझाया, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उन पे हाइल ही नहीं हो रहा तमाम चीज़ें. इसलिए न्यूटन को के पहले लॉ को इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं कि एक्चुअली इनर्शिया क्या होता है. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a body carries or remains, जो भी carries in its state. ये एक ऐसी आपके पास प्रॉपर्टी है बॉडी की कि जिसमें एक बॉडी अपनी स्टेट को कैरी रखती है, कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म रहेगी, और अगर वो रेस्ट मोशन में है तो रेस्ट मोशन में लेगी. इनर्शिया एक्चुअली आप ये मान ले कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, यानी जितना जितना मैस ग्रेटर होगा उतना उतना इनर्शिया भी आपका ग्रेटर होता जाएगा. सो मैस के साथ इसका बहुत गहरा चोली दामन का साथ है. सो आई होप आप लोगों को ये एंजॉय भी किया होगा. इसके साथ साथ आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं. आप एक बस में बैठे हुए हैं, ये बस में बैठे हुए हैं, बस के पीछे सीट होती है, एक टेक जिस पे लगाई होती है. जब बस स्टार्ट होती है तो वो आपको पुश करती है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक बस जिस वेलोसिटी से जा रही होगी उसमें बैठे हुए एक एक बंदे, उसकी सीट्स, उसमें बंदे, उसका ड्राइवर, उसके पार्ट्स, इवन उसके अंदर अगर कोई फ्लाई घूम रही है, मॉस्किटो घूम रहा है, तमाम बस के साथ उसी वेलोसिटी में जा रहे होंगे. सडनली अगर बस ब्रेक लगा देती है, आप देखते हैं कि आप सीधा आगे जाके लग जाते हैं. जब बस ब्रेक लगाती है आप सीधा आगे चले जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस ब्रेक लगाती है, जो आपका पार्ट बस के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आपका लोअर पार्ट, और वो तो बस के साथ साथ चिपका हुआ होता है फ्रिक्शन की वजह से, और वो उसके साथ रुक जाता है. लेकिन जो अपर पार्ट है, जो बस के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहता है, और आप सीधा सीधा आगे जाके लग जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह अगर बस एक लेफ्ट साइड पर टर्न ले ले, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, सो आप राइट साइड पे क्यों गिर जाते हैं? उसकी रीजन क्या होती है कि बस तो आपकी मुड़ गई लेफ्ट साइड पर, लेकिन आप अपनी उसी मोशन को न्यूटन के हिसाब से कि जिस मोशन में थे उसी मोशन में आपका अपर पार्ट रहेगा, तो आप फिर राइट साइड पे चले जाएंगे. रीजन क्योंकि आप उसी स्टेट में रहेंगे, तो फिर बस की जो बॉडी है वो आपको दोबारा उस साइड पर पुश करके उस साइड पर ले जाती है. इसी लेक्चर के वसातत से आपको सीट बेल्ट की अहमियत बताऊं. सीट बेल्ट की अहमियत, डियर स्टूडेंट्स, सीट बेल्ट आपकी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करती है. आई स्टिल रिमेंबर कि मैं
अपनी लाइफ में बर्मिंघम में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इंग्लैंड के एक शहर है बर्मिंघम, वहाँ मैं अपनी एक जगह पे जा रहा था, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसमें बहुत ही हौलनाक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आप बाहर वाले ममालिक में सीट बेल्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। वहाँ अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप पर बहुत सारे चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। इवन आपका जो लाइसेंस होता है वो भी रिवोक होने के चांसेस हो जाते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर हुआ क्या कि जैसे ही गाड़ी रुकी तो मेरा अपर पार्ट आगे जा रहा था, क्योंकि मैंने स्मैश किया एक गाड़ी को, तो मेरा अपर पार्ट आगे जा रहा था। तो सीट बेल्ट ने मुझे खींच के पीछे अपर पार्ट को किया और मुझे आगे जाने ना दिया। और इसलिए रिमेंबर के एक वो आपका एयर बैग खुल गया था और एक बैग ने भी मुझे पीछे पुश किया था, मुझे आगे जाने नहीं दिया था। सो ये कितना इंपॉर्टेंट बताती है, मेरी बॉडी बच गई, मुझे थोड़ा बहुत इंटरनल इंजरीज फील हुई, लेकिन एज अ होल कि मैं बहुत बड़े इंजरी से जो है मैं बच गया। तो आप भी कोशिश किया करें, आपके फादर हो गए, आपके अंकल्स हो गए, या आपके घर में आपकी मदर होगी या आंटीज होगी, जब भी वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि वो सीट बेल्ट पहन के चलाया करें। और फ्रंट सीट वाले में दोनों को सीट बेल्ट पहननी चाहिए, क्योंकि सडन स्टॉप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि हमारी लाइफ हर वक्त रिस्क पर होती है। तो आपकी जो अपर पार्ट है, जो कि सबसे बड़ा सेंसिटिव पार्ट है ये वाला, और ये किसी बड़े डैमेज से जो है वो बच जाता है। आप जितनी भी डेथ्स देखेंगे उनकी एक मेन रीजन यही होती है। स्टूडेंट, आप इसी तरह मजीद आगे जाएं, आपकी बुक में एक बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है कि ग्लास दिया हुआ है। ग्लास में एक ग्लास है और उस ग्लास, ये ग्लास है जी, मेरी थोड़ी डायग्राम बड़ी पैथेटिक सी है, ये ग्लास है और इसके ऊपर अगर आप एक कोई भी चीज रख लेते हैं और उस पर कॉइन रख लेते हैं और आप इसको थ्रो करते हैं, यानी एक फोर्स से थ्रो करते हैं, किसको? कार्डबोर्ड को थ्रो करते हैं। ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, आप कार्डबोर्ड से उसको थ्रो कर, कार्डबोर्ड को अपनी फिंगर से थ्रो करते हैं, तो कार्डबोर्ड तो अपनी उसको स्पीड मिलेगी, क्योंकि उसमें चेंज ऑफ स्पीड पैदा हुई। चेंज ऑफ स्पीड में न्यूटन का बड़ा अहम रोल होता है, न्यूटन फोर्स का बड़ा अहम रोल होता है। तो वो आपकी निकल गई, तो कॉइन तो अपनी उसी स्टेट में मौजूद था, तो कॉइन सीधा जाके जो है वो आपके ग्लास के अंदर गिर जाएगा, जो कि ये चीज शो करेगा कि एक्चुअली द बॉडी रिमेन एट रेस्ट, विल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज ऑफ द मास, अपने मास की वजह से। अगर ये बॉडी थोड़ी भारी होती तो ये ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लगा के रखती। आई होप स्टूडेंट बहुत सारी बातें आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताने का मौका मिला। तो नेक्स्ट लेक्चर जो कि न्यूटन सेकंड लॉ के हवाले से होगा, तब तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।